Okay, good morning to all. So welcome after a long time. So अभी तक अपन ने डिस्कस किए दो चैप्टर. दैट इज नंबर वन डिस्कस किया अपन ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा चैप्टर डिस्कस किया था अपन ने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, अब अपन एक नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 3. दैट इज कंपनी अकाउंट्स. ठीक है, चैप्टर बहुत ईजी है. चैप्टर की अगर वेटेज की बात की जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. ठीक है, इस 8 मार्क्स का अगर बाइफर्केशन किया जाए तो इसमें से 6 मार्क्स के लिए एक प्रैक्टिकल सम पूछा जाता है. ठीक है, और 2 मार्क्स के लिए एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, जो 6 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल सम आता है वो सर कंपलसरी क्वेश्चन होता है, मतलब आपको अटेंड करना ही करना पड़ेगा. वो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 6 मार्क्स के लिए कंपनी अकाउंट से एक प्रैक्टिकल सम आता है. वो आपको कंपलसरी बेसिस पे अटेंड करना पड़ता है, मतलब उसमें कोई ऑप्शनल नहीं आता है. ठीक है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो. ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता, कंपलसरी आपको अटेंड करना पड़ेगा ये वाला सम. ठीक है, और 2 मार्क्स के लिए एक छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन बनता है इससे. ठीक है, तो इस तरीके से इससे 8 मार्क्स का जो एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अपन को क्या बातें सीखनी है वो देखते हैं. देन आफ्टर अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखो चैप्टर में अपन को क्या सीखना है. मीनिंग ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर्स, ये जो शेयर्स होते हैं इनके टाइप्स कितने होते हैं. ठीक है, वो देखना है. देन आफ्टर मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर के टाइप्स क्या होता है. देन आफ्टर अपन को सीखना है कुछ स्पेशल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के जो आपके बुक्स में डील किए हुए हैं, वो अपन को डिस्कस करना है. ठीक है, तो अपन पूरे सेक्शन डील नहीं करेंगे, सिर्फ वो सेक्शंस डील करेंगे जो आपके बुक्स में कवर है, जो आपका बुक्स का सिलेबस में है. वो सारे प्रोविजंस अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, कंपनी अकाउंट के अंदर. तो बेसिकली अगर बात करें चैप्टर का, तो चैप्टर में थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है. ठीक है, तो थ्योरी ज़्यादा है इस वजह से, लेकिन जो वेटेज है थ्योरी का वो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. ठीक है, बट अपन को सब कुछ कवर करना है, मार्क्स मैटर नहीं करता, नॉलेज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कंपनी अकाउंट जो है उसके अंदर जो भी कुछ सीखना है अपन को, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जितने प्रोविजन है वो सीखने हैं अपन को. ठीक है, इससे पहले जो एक्ट हुआ करता था वो हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है, जो हट चुका है, उसके जगह नया कंपनीज एक्ट लाया गया इन ईयर 2013 के अंदर, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए. देन आफ्टर इसको इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किए गए जो 1956 में नहीं थे. ठीक है, ओके, सो डिस्कस करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंपनीज अकाउंट. ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन ये सीखते हैं सर कंपनी का मतलब क्या होता है. अपन कंपनीज अकाउंट सीख तो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली अपन को ये पता होना जरूरी है कि सर कंपनी क्या होता है. ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं, जब कंपनी नहीं था, जब कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो सर कुछ बिजनेस तो हुआ करता था ना उस टाइम पर भी. मतलब जब कंपनी का कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं करता था तो उससे पहले भी तो बिजनेस हुआ करते थे. तो वो किस टाइप के बिजनेस हुआ करते थे, तो जो सबसे पहले बिजनेस हुआ करते थे वो हुआ करते थे सोल ट्रेड बिजनेसेस. कौन से? सोल ट्रेड. अच्छा, सोल ट्रेड का मतलब क्या, ये बिजनेस का टाइप है, लेकिन सोल ट्रेड का मतलब क्या. देखो सोल ट्रेड का मतलब होता था ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन क्या होता था, ऑनर हुआ करता था. अपन ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हैं, एक बारी मीनिंग की डेप्थ में नहीं जा रहे. ठीक है, तो सोल ट्रेड का मतलब क्या, एक ऐसा बिजनेस जहां पर सिर्फ एक ही पर्सन क्या होता है, ऑनर होता था. ठीक है, मतलब वही पूरे बिजनेस का मालिक हुआ करता था. मतलब एक ही बिजनेस जिसका मालिक होता है उसे बोलते हैं सोल ट्रेड बिजनेस. ठीक है, अब एक चीज समझना, जब अपन एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर बिजनेसमैन का क्या माइंड चलता होगा, उसका बिजनेस क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए. ठीक है, और एक बिजनेस जो है वो ग्रो कब कर सकता है, जब उसके पास 2 चीज अवेलेबल हो. पहली चीज फंड्स. ठीक है, और दूसरी चीज स्किल्स. ठीक है, देखो एक चीज समझना, एक चीज बताना, जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते, जब सोल ट्रेड की बात करता हूं मैं,
सोल ट्रेड जब बिजनेस था तो उसमें एक ही ऑनर हुआ करता था, ठीक है, एक ही ऑनर होता है उसमें। तो उस केस में एक पर्सन के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं या फिर अनलिमिटेड फंड्स होते हैं। सर लिमिटेड फंड होते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन के पास कैसे फंड होते हैं, लिमिटेड फंड्स होते हैं। तो सर एक चीज़ बताना, जब आपके पास लिमिटेड फंड्स है तो क्या उस केस में अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो उस केस में आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और वो पैसा अगर आपके पास लिमिटेड है तो क्या आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो, आंसर इज नो, ठीक है। तो सोल ट्रेड में क्या कमी थी, बिजनेस सही था, वो एक ही मालिक था उसमें, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करवाने की सोच रहे हो और हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे, लेकिन उसको क्या चाहिए, उसमें फंड्स चाहिए। और फंड क्या होते हैं एक पर्सन के पास, लिमिटेड होते हैं सर। तो उस केस में क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो करा पाओगे, आंसर इज नो, ठीक है। तो पहला जो वीकनेस था सोल ट्रेड का वो क्या था सर, यहाँ पर जो फंड्स होता है, जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। दैट्स वाई अपन बिजनेस को ग्रो करवाने चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं करवा पाते, ठीक है। किस वजह से, लेक ऑफ फंड्स की वजह से, ठीक है। पैसों की कमी अपने पास, लिमिटेड रिसोर्सेज है अपने पास फंड्स के, ठीक है। दैट्स वाई अपन बिजनेस को ग्रो नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा एक बारी के लिए मान लेते हैं कि अपने पास पैसा है, ठीक है, अपन लगा सकते हैं पैसा, इतना पैसा है अपने पास। लेकिन सर एक चीज़ बताना, एक पर्सन के पास लिमिटेड स्किल्स होते हैं या फिर अनलिमिटेड स्किल्स होते हैं, क्या एक पर्सन हर फील्ड में परफेक्ट होगा, आंसर इज नो। हर पर्सन के पास कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती है लेकिन वो लिमिटेड होती है, वो हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ स्किल्स की, ठीक है। तो एक सोल ट्रेड के अंदर अगर एक ही ऑनर है तो वही मैनेज करेगा उसको, वही उसमें पैसा लगाएगा, वही उसको चलाएगा। तो उस केस में एक पर्सन के पास लिमिटेड स्किल्स होगा या फिर अनलिमिटेड स्किल्स होगा, लिमिटेड सर, ठीक है। अगर आज के टाइम पे आपको बिजनेस को सर्वाइव करवाना है तो इन दैट केस आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, ठीक है। तो सोल ट्रेड में कमी क्या थी, पैसा नहीं था सर, ठीक है। पैसा था लेकिन लिमिटेड पैसा था, चलो मानते हैं कि पैसा था भी, लेकिन सर स्किल तो आपके पास लिमिटेड ही होगी, आप अकेले के दम पे बिजनेस को ग्रो नहीं करवा पाओगे, ठीक है। तो इस केस में सोल ट्रेड का जो फंडा था, जो सोल ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना चल नहीं पाया, ठीक है। तो स्किल्स क्या थे इसके पास, लिमिटेड थे। अब इस वजह से क्या करना पड़ा, सोल ट्रेड को बंद करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि यार हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे, लेकिन सोल ट्रेड के कॉन्सेप्ट पे वो अकेले के दम पे अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करवा पाएगा। दैट्स वाई, क्योंकि फंड्स एक तो लिमिटेड है, दूसरा स्किल्स उसके पास लिमिटेड है, इसलिए उसको और पर्सनस को लाना पड़ेगा और मेंबर्स को लाना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर। लेकिन सोल ट्रेड का मतलब क्या, सिर्फ एक ही पर्सन ऑनर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्या बोलता है सोल ट्रेड का, जिसमें सिर्फ एक ही ऑनर होता है, ठीक है। तो इस केस में सोल ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना चल नहीं सकता जब आपको बिजनेस को ग्रो करवाना है, आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो उस केस में ये सूटेबल नहीं है। तो इसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे बोला गया पार्टनरशिप, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे बोला गया पार्टनरशिप। अब सर पार्टनरशिप क्या होता है, इसके मीनिंग को मैं डेप्थली समझाऊंगा जब अपन पार्टनरशिप का चैप्टर समझेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर ब्रॉडली टर्म्स में बात करके चलो पार्टनरशिप क्या होती है, तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहां पर दो या दो से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, मोर पर्सन्स ऑनर होते हैं, ठीक है। मतलब कि देखो सोल ट्रेड में क्या हुआ, एक ही पर्सन ऑनर था, लेकिन पार्टनरशिप का जब कॉन्सेप्ट लाया गया तो उस कॉन्सेप्ट में ये बोला गया कि पार्टनरशिप कब बन सकती है, जब वहाँ पर दो से ज़्यादा लोग होंगे। मतलब मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। और जैसे ही एक से ज़्यादा ऑनर हो जाएगा तो वो सोल ट्रेड थोड़ी रहेगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर वो सोल ट्रेड क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप बन जाएगा, ठीक है। तो उस केस में समझना, यहाँ पर अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे बिजनेस को बढ़ाना है तो मुझे सोल ट्रेड को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप भी सर एक बिजनेस है जहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, और जो भी वो प्रॉफिट कमाते हैं उसको वो क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है।
इसके मीनिंग को मैं जब पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ेंगे तब पूरा एक क्लास लगाऊंगा इसके ऊपर कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, बट अभी अपन पार्टनरशिप चैप्टर नहीं पढ़ रहे। बट मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी है कि सर कंपनी क्यों आया, ठीक है, तो उसके पीछे का वजह बताने के लिए मुझे ये सबको बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो सोल ट्रेड क्या हुआ, जहाँ पर एक ही पर्सन ऑनर था, लेकिन वहाँ पर अगर आप बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हो तो वहाँ पर दो चीज़ों की कमी थी, एक तो फंड लिमिटेड था और स्किल लिमिटेड थी, ठीक है। उसके बाद मुझे किस में कन्वर्ट होना पड़ा, पार्टनरशिप में कन्वर्ट होना पड़ा। और पार्टनरशिप बनती ही कब है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एग्रीमेंट करते हैं बिजनेस को करने के लिए, और जो भी प्रॉफिट हुआ उसको वो शेयर कर लेते हैं उनके एग्रीड रेशियो के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट था पार्टनरशिप का। तो जैसे ही एक से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो अगर मानते हैं कि एक पर्सन था और एक से ज़्यादा पर्सन आए, तो उसके पास क्या होगा, फंड लेके आएंगे, पैसा लेके आएंगे वो, क्योंकि जब आप किसी मेंबर को इंट्रोड्यूस करोगे तो वो पैसा लाएगा। अगर पैसा नहीं ला पा रहा तो क्या पता उसके पास कुछ स्किल्स हो ताकि वो बिजनेस को चला सके, ठीक है। तो पार्टनरशिप के आने की वजह से क्या हुआ, अपना जो फंड था वो लिमिटेड नहीं, अब बढ़ गया, आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक पर्सन के पास तो लिमिटेड पैसा होता है ना, तो वहाँ पर पैसा भी लिमिटेड था और स्किल्स भी लिमिटेड थी। लेकिन पार्टनरशिप के आने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर मेंबर्स बढ़े, और अगर मेंबर्स बढ़ेंगे तो आपके पास फंड बढ़ेगा, आपके पास स्किल लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये फंडा था पार्टनरशिप को लाने का, ठीक है। अदरवाइज सोल ट्रेड में ये कमियां थी, तो अपन सिंपल सा क्रक्स बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप को लाने का पर्पस क्या हुआ, इन कमियों को दूर करना। क्योंकि एक पर्सन के पास फंड लिमिटेड होते हैं, स्किल्स लिमिटेड होते हैं, दैट्स वाई पार्टनरशिप लाया गया, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर भी कमियाँ थी, जिस वजह से मुझे कन्वर्ट होना पड़ा कंपनी के अंदर। अब समझना इसमें क्या कमियाँ थी। देखो, एक जो बिजनेसमैन होता है ना, वो कभी भी लिमिटेड नहीं होता, मतलब उसकी जो थिंकिंग होती है ना, कभी लिमिटेड नहीं होती है। पार्टनरशिप में क्या होता था, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो गए, उसका बिजनेस ग्रो करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास अब फंड भी है, स्किल्स भी है। लेकिन पता है पार्टनरशिप में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पर पता है मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं इसके, मिनिमम तो कितना हो गया 2, क्योंकि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग बने आएंगे एक साथ बिजनेस करेंगे तभी पार्टनरशिप बन सकता है। तो मिनिमम नंबर कितने हो गए, 2 हो गया। और पता है मैक्सिमम नंबर कितने हो सकता है, इसके मैक्सिमम नंबर हो सकता है 50, ठीक है। और ये कंपनीज एक्ट 2014 आपको डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप में 15 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ये सारा डिस्कशन अपन पार्टनरशिप चैप्टर में करेंगे, बट अभी रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों मुझे कंपनी में आना पड़ा। तो देखो यहाँ पर कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। इसको अपन इंक्रीज भी कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, और वो कर सकते हैं अप टू द 100, ठीक है। तो इसके पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 50। अब मानते हैं कि उसने मैक्सिमम नंबर 50 कर लिए, ठीक है। पार्टनरशिप में 50 लोग आ चुके, उन लोगों ने अपना पैसा लगाया, अपना स्किल्स लगाया, और वो एक टारगेट तक पहुंच चुके। मतलब कि उन्होंने अपना पूरा यूटिलाइजेशन किया, अपने फंड्स का यूटिलाइजेशन किया, पूरे स्किल्स का यूटिलाइजेशन किया। लेकिन सर 50 से क्या ऊपर वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब मानते हैं कि वहाँ पर फंड की कमी हो गई उसके पास, अभी भी 50 मेंबरों को लाने के बाद जितना फंड लगाया उन लोगों ने वो अब कम पड़ने लग गया। तो क्या सर वो इंक्रीज कर सकते हैं, क्या वो 51 मेंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? आंसर इज नो, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन था। यहाँ पर भी एक लिमिट था कि सर आप मैक्सिमम 50 मेंबर पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई अब मानते हैं कि 50 मेंबरों ने पैसा लगा दिया, लेकिन और पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा वो पैसा? ला ही नहीं सकते आप, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट है, लॉ जो है आपको मना करेगा कि आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो पैसा कहाँ से आएगा, वो चीज़ है, ठीक है। या फिर स्किल्स आपको चाहिए, कुछ लोग स्किल वर्कर्स चाहिए आपको जो मेंबर बनना चाहते हैं, तो उस केस में वो पॉसिबल नहीं हो पा सकता, ठीक है। तो उस केस में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट इज कंपनी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सर सोल ट्रेड क्या है, एक्सटेंशन है किसका, पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप है वो एक्सटेंशन है किसका, सोल ट्रेड का। मतलब सोल ट्रेड को जब बढ़ा देंगे तो पार्टनरशिप बन जाएगा, और जब पार्टनरशिप को और बढ़ा देंगे तो वो कंपनी का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, कंपनी को लाने का वजह यही था। क्योंकि कंपनी में क्या है, अगर यहाँ पर 2 टाइप की कंपनी हो सकती है, अगर ब्रॉडली बता रहा हूँ मैं अभी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके मैक्सिमम नंबर कितना, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम 50 था, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में कोई भी मैक्सिमम नंबर नहीं है कि आप कितने मेंबर
ला सकते हो मैक्सिमम। प्राइवेट में जो लिमिट है वो है 200 की, ठीक है। तो वही आपकी जो 50 से लिमिट है, अगर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में 200 है, तो 50 से कितना हो गया वो 200। तो आपका पैसा बढ़ेगा, आपका फंड बढ़ सकता है जब मेंबर्स बढ़ेंगे तो, ठीक है। दूसरी चीज़, पब्लिक कंपनी की जब बात की जाती है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, नो लिमिट। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकता है। तो अल्टीमेट अगर बात की जाए कि अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो पहली चीज़ सोल ट्रेड से आप अकेले बिजनेस को नहीं बढ़ा पाओगे, दैट्स वाई पार्टनरशिप में आना पड़ेगा। पार्टनरशिप भी अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता इतने मेंबर्स के थ्रू, तो आपको एक और नए कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा, दैट इज कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो कंपनी एक्सटेंशन है पार्टनरशिप का, ठीक है, वाइडर फॉर्म है बिजनेस का, ठीक है। तो पार्टनरशिप अगर आपको लगता है सोल ट्रेड से काम नहीं हो रहा है, सोल ट्रेड में आप बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मेंबर्स चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपको फंड चाहिए, और वो फंड कहाँ से पूरे हो सकते हैं, पार्टनरशिप बनाकर, ठीक है। और अगर 50 मेंबर्स या 100 मेंबर्स होने के बाद भी आपको लगता है कि आपका फंड कम पड़ रहा है, आपका स्किल्स कम पड़ रहा है, तो आप एक नया फॉर्म बना सकते हो बिजनेस का, दैट इज कंपनी, जहाँ पर इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स बन सकता है उस बिजनेस के ऑनर, और पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बताया सिर्फ ये बताया कि क्यों कंपनी को लाया गया, क्या वजह रही होगी कि कंपनी के कॉन्सेप्ट को लाया गया होगा। तो सर ये दो कमियां थी, एक तो फंड्स लिमिटेड है अपने पास, स्किल्स लिमिटेड है, ठीक है, दैट्स वाई सोल ट्रेड से पार्टनरशिप बना, और जब पार्टनरशिप में भी अपने पास फंड्स लिमिटेड हो गए और स्किल्स लिमिटेड हो गई, तो उसके से मुझे कंपनी के ऊपर आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है वहाँ पर 200 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी मेंबर्स बना सकते हो अपने ऑनर, ठीक है। दैट्स वाई कंपनी का फंडा लाया गया, ठीक है। ओके, सो डिस्कस करते हैं कंपनी का मीनिंग को, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कंपनीज को मीनिंग को लेकर, तो देखते हैं। मीनिंग ऑफ कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, एक चीज समझाता हूं, देखना। जब भी अपन कोई सेक्शन को रीड करते हो, देखो कैसे करता है। कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन उनको रीड करना आना चाहिए अपन को। तो देखो कैसे करते हैं सेक्शन को रीड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक सेक्शन बना रहा हूं, ये सेक्शन नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए कोई सेक्शन लिखा है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको रीडिंग कैसे करते हैं, तो देखो जो पहला होता है सबसे स्टार्टिंग में जो दिया होता है उसे बोलते हैं सेक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं सेक्शन। तो उसके बाद गिवन ब्रैकेट में होता है उसे बोलते हैं सब सेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो ब्रैकेट में गिवन होता है उसे बोलते हैं क्लॉज, ठीक है। और उसके बाद जो गिवन होता है उसे बोलते हैं सब क्लॉज, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्शन को रीड किया जाता है। मतलब जो पहले सबसे स्टार्टिंग में गिवन होता है उसे बोलते हैं सेक्शन, देन आफ्टर उसे बोलते हैं सब सेक्शन, देन बोलते हैं क्लॉज, देन आता है सब क्लॉज, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्शन को रीड किया जाता है। लेकिन अभी अपन ने एक सेक्शन देखा, सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो सर मैंने यहां पर इसको क्लोज क्यों बोला, देखो यहां पर इस अकॉर्डिंग अगर बात करूं मैं, तो यहां पर तो मुझे इसको इस तरीके से रीड करना चाहिए ना, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, जबकि वो गलत है, उसको इस तरीके से रीड नहीं करते। पता है ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कब मैं रीड कर सकता था इसको, जब सेक्शन इंटरलिंकेबल होता है। इंटरलिंकेबल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो सेक्शन 2 है ना, वो पूरा का पूरा डेफिनेशन से डील करता है। मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी की सारी कहाँ गिवन है, सेक्शन 2 के अंदर गिवन है। मतलब अगर आपको कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी डेफिनेशन देखना है तो आपको कंपनीज एक्ट खोलना पड़ेगा, देन आफ्टर उसके सेक्शन 2 में जाना पड़ेगा, और सेक्शन 2 बहुत सारे डेफिनेशन को कंटेन करके रखेगा, वहाँ से आप सेक्शन डेफिनेशन को आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ बताना, क्या सेक्शन 2 के अंदर एक ही बात की गई है, क्या बहुत सारी बातें की गई है? इसमें आपको एक ही डेफिनेशन मिलेगी या बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी? बहुत सारी। तो क्या हर डेफिनेशन एक दूसरे से लिंक करती है? आंसर इज नो, ठीक है। तो इस केस में जब कोई सेक्शन इंटरलिंकेबल नहीं होता है तो उस केस में वहां पर जो सब सेक्शन की जगह अपन यूज करते हैं क्लॉजेस। अगर सेक्शन 2 किसी एक ही चीज को लेकर बात कर रहा होता, जैसे मानते हैं कि सेक्शन 2 बात करता कि सर
प्राइवेट कंपनी क्या होता है। अगर सेक्शन 2 बताता प्राइवेट कंपनी क्या होता है तो वो पूरा अगर प्राइवेट कंपनी को ही डील करता तब तो मैं बोल सकता था सब सेक्शन 20, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेक्शन 220 बोला गया तो यहाँ पर इसे सब सेक्शन 20 नहीं बोल सकते अपन, इसे बोलेंगे क्लॉज, क्योंकि जो सेक्शन 2 है वो इंटरलिंकेबल नहीं है। अगर इसके सारे की सारी चीज़ जो डेफिनेशन दी गई है वो इंटरलिंकेबल होती तब मैं यूज़ करता सेक्शन 20, सब सेक्शन 20, बट सेक्शन 2 जो है वो इंटरलिंकेबल नहीं होता, दैट्स वाई अपन यूज़ करते हैं क्लॉज, ठीक है। तो देखो जब भी आप रीडिंग करो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नॉलेज होना ज़रूरी है हर चीज़ का, ठीक है। तो देखो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, ठीक है, मतलब कि सेक्शन 2 के अंदर जब आप क्लॉज 20 देखोगे तो वहां पर आपको कंपनी का मीनिंग बताया गया होगा कि कंपनी का मतलब क्या है, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो जब भी आप एग्जाम में मीनिंग लिख कर आओ अगर कंपनी का तो हमेशा इस तरीके से उसको लिखना, मतलब स्टार्टिंग इस तरीके से करना कि सेक्शन कौन सा 2 क्लॉज 20 किस एक्ट की बात कर रहे हो, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स, कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी, एक कंपनी विच इज जो इनकॉर्पोरेटेड, जिसे बनाया गया है अंडर दिस एक्ट, या तो इसी एक्ट के अंदर, दिस मतलब कौन सा कंपनीज एक्ट 2013, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या तो वो इस एक्ट के अंदर बनी हुई है या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी हुई है, तो ऐसी कंपनी को अपन कंपनी बोलते हैं। तो ये जो एग्जैक्ट मीनिंग वही लिखा है मैंने जो कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ बेयर एक्ट, ठीक है। तो जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज था डिट्टो वही लैंग्वेज है, आपको एग्जाम में वही लिखना है, ठीक है। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो सेम ये लैंग्वेज लिख के आना, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट का लैंग्वेज है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी वो होती है जो इनकॉर्पोरेट है, जो बनी हुई है किसमें, या तो इस एक्ट के अंदर या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, क्योंकि इससे जो अभी अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013, तो इससे पहले भी तो एक्ट हुआ करते थे, या तो कंपनी वो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी हुई होगी या फिर उससे पहले बनी हुई, क्योंकि जो कंपनी 2013 से पहले एग्जिस्ट करती है वो तो उससे पहले वाले में बनी होगी ना, और जो कंपनी 2013 के बाद में बनी होगी वो तो इस एक्ट में फॉल कर रही होगी। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि देख, या तो वो कंपनी एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट होगी वो, और जब वो कंपनीज एक्ट 2013 था ही नहीं, उससे पहले तो जो प्रीवियस लॉ था उसमें होगी ना वो, तो उस केस में बोलता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब वो होता है जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड है या फिर उससे जो पहले लॉ था उसमें इनकॉर्पोरेट है, तो उन सभी को अपन क्या बोलेंगे, कंपनी बोल के चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रीवियस कंपनी लॉज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रीवियस कंपनी लॉ कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो देखो प्रीवियस कंपनी लॉ क्या होता है, एक सेकेंड, प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर 4 लॉ थे इससे पहले, मतलब जब कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनी लॉ जो थे वो 3 लॉ थे यहाँ पर। एक तो था द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, ठीक है, ये सबसे पहले लॉ आया था कंपनी के रेस्पेक्ट में। उसके बाद आया था द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, ठीक है, और देन आफ्टर थर्ड बार जो बना वो बना था कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। और अब जो नया कंपनीज एक्ट आया दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी लॉज थे। तो वो बोलता है कि देख, या तो जो कंपनी है वो 2013 में इनकॉर्पोरेट है तो ठीक है, वो भी कंपनी बोलेंगे, और जो कंपनी 2013 से पहले बनी हुई है वो तो कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट होगी ना, तो या तो इस एक्ट में हो या तो इस एक्ट में हो रखी है वो इनकॉर्पोरेट, या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ दैट इज कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हो रखी है, तो भी उसे क्या बोल देंगे अपन, कंपनी बोल के चलेंगे, ठीक है। अब जो कंपनी है ना वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। कंपनी वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज कंपेनीज, ठीक है, कंपेनीज, जहां पर 2 शब्द बने हैं, कम प्लस पैनी, ठीक है, कम प्लस पैनी। कम का मतलब होता है विथ और टुगेदर, एक साथ, और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड, ठीक है, पीस ऑफ ब्रेड्स। तो अपन बोल सकते हैं कंपनी का मतलब क्या हुआ, जहां पर लोग एक साथ मिलकर ब्रेड के टुकड़ों को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपनी। अपन बोल सकते हैं ब्रेड का मतलब इन द सेंस ऑफ ब्रेड को यहाँ पर अगर बात की जाए तो अपन प्रॉफिट बोल सकते हैं,
प्रॉफिट तो बांटते हैं वो लोग, ठीक है। तो जब वो एक साथ बांटते हैं ब्रेड को, दैट इज प्रॉफिट को, दैट इज कॉल्ड कंपनी। उस फॉर्म को बोलते हैं अपन कंपनी, ठीक है। तो कम मतलब टुगेदर और विथ, और पेनीज का मतलब ब्रेड, ब्रेड मतलब बिजनेस लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रॉफिट, ठीक है। तो जहां पर लोग एक साथ प्रॉफिट को बांटते हैं और बिजनेस करते हैं उसे बोलते हैं कंपनी, ठीक है। तो ये एक बेसिक नॉलेज था, बेसिक इंट्रोडक्शन था कंपनी के मीनिंग को लेकर, कंपनी का फंडा क्यों आया, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, और कंपनी का वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ। वो वर्ड डिराइव हुआ लेटिन वर्ड दैट इज कैम्पेनीज, ठीक है, जहाँ दो शब्द जुड़े हुए हैं, कम प्लस पेनीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन था कंपनी का। तो जब भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसी तरीके से ये लाइन, ये जो वर्ड्स है वही लिख के आना, ठीक है, क्योंकि ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करते हैं अपन कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो देखते रुको। ओके, सो डिस्कस करते हैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है सर, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है सर वो इंडिविजुअल नहीं है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स होता है वैसे वो एक पर्सन नहीं है, बस वो इन द आईज ऑफ लॉ एक पर्सन माना जाता है, ठीक है। दैट्स वाई कंपनी को आर्टिफिशियल बोला जाता है, ठीक है। तो कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट डजंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब उसका जिस तरीके से एक नेचुरल पर्सन का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उस तरीके से एक आर्टिफिशियल पर्सन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन वो इन द आईज ऑफ लॉ एक पर्सन माना जाता है, ठीक है। दैट्स वाई कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो वो एक नेचुरल पर्सन नहीं होता, वो क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। कंपनी का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सर सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जैसे कि अपन ने 11th क्लास में भी डील किया था। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि सर आपका बिजनेस अलग होता है, उसका ऑनर जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। मतलब बिजनेस को एक अलग पर्सन माना जाता है और ऑनर को हमेशा अलग पर्सन माना जाता है। तो जब भी अपन अकाउंटिंग करते हैं तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस को और बिजनेस के ऑनर को अलग अलग मानना है अपन को, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब कि अपन को ये पता है कि सर कंपनी को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन माना जाता है, दैट इज अ लीगल पर्सन माना जाता है, जो क्या होता है, जो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि ऑनर तो मेंबर है ही है, लेकिन ये अलग पर्सन है, ठीक है। मतलब बिजनेस एक अलग पर्सन है और जो उसका ऑनर है वो एक अलग पर्सन है, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, अगर दोनों सेम होते तो सर सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेपरेट एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है अपन को, वो ये बोलता है कि सर बिजनेस अलग, ऑनर अलग, ठीक है। तो क्या बोलता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन दैट इज अ लीगल पर्सन। कंपनी एक लीगल पर्सन होती है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो अपने मेंबर्स से सेपरेट होती है, और कंपनी के खुद के राइट्स हो सकते हैं, खुद की लाइबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो कंपनी हैज इट्स ओन राइट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है। तो कंपनी के क्या हो सकता है, खुद के राइट्स भी हो सकता है और खुद के लाइबिलिटीज भी हो सकती है, ठीक है। राइट्स का मतलब क्या, एसेट्स, ठीक है। तो कंपनी की खुद की एसेट भी हो सकती है, कंपनी की खुद की लाइबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो ये चीज अपन को पहले से बता दी, दैट इज कंपनी जो होती है सेपरेट होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है। इसका मतलब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो समझा था अपन ने वो क्या बोलता था, बिजनेस अलग, बिजनेस का ऑनर अलग, दोनों को एक नहीं मानना है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट बोलता है सेपरेट एंटिटी का कि कंपनी एक लीगल पर्सन है जो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है, और उसके खुद के राइट होते हैं, खुद की लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब एक चीज नॉलेज के लिए बता देता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट आया वो क्यों आया। वो एक केस था सर, रेफरेंस केस था, सैलमन वर्सेस सैलमन, ठीक है, जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। एक बार डिस्कस कर देता हूं फटाफट से कि इस केस में हुआ क्या था और क्या जजमेंट आया था। दैट्स वाई इस जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को डील करता है, ठीक है। तो देखते देखो, ओके समझना सर। देखो सर, एक पर्सन था सैलमन, ठीक है। ये पर्सन था यूके का, ठीक है। यूके का एक पर्सन था सैलमन। उसने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट की। मतलब कि कैसा बिजनेस जहां पर सिर्फ एक ही पर्सन क्या होता है,
ऑनर होता है बिजनेस का, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक सोल ट्रेड बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, ठीक है। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और जो बिजनेस स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया उसने बूट का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो सेलेमन एक पर्सन था यूके का, उसने क्या किया, एक सोल ट्रेड बिजनेस स्टार्ट किया, किस चीज का, बूट का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब उसने क्या किया, कुछ टाइम के लिए बिजनेस को चला के रखा, देन आफ्टर कुछ टाइम पीरियड के बाद उसने सोचा कि बिजनेस को बंद करके एक कंपनी खोल ली जाए, ठीक है। तो हर कोई बिजनेसमैन क्या चाहता है कि सर उसका बिजनेस ग्रो करे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर बिजनेसमैन की सोच क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे अपन, ठीक है। तो सोल ट्रेड में इतना नहीं उसको लगा, तो देन उसने क्या किया, अपने जो सोल ट्रेड था उसको क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको उसने क्लोज किया, और वहां पर इसने क्या किया, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और जो बिजनेस स्टार्ट किया उसने क्या किया, इस बिजनेस को कन्वर्ट कर लिया किसमें, कंपनी के अंदर, ठीक है। तो क्या किया उसने, सीधा सोल ट्रेड से वो कंपनी पे अपना बिजनेस लेके आ गया, ठीक है। तो उसने कंपनी बना ली एक। अब हुआ क्या, वो देखना, जब कंपनी ने सैलमन ने सोल ट्रेड को कंपनी में कन्वर्ट किया, तो उस केस में उसने कंपनी को कुछ पैसा कैश में दिया। उसने 9,000 रुपीज़ जो था, रुपीज़ नहीं पाउंड्स, ठीक है, क्योंकि वो यूके का पर्सन था, तो उसने क्या किया, 9,000 कैश में पाउंड दिया। उसने उस कंपनी के डिबेंचर्स ले लिए। मैं डिबेंचर्स को अच्छे से डील करूंगा, बट आपको नॉलेज होगा कि डिबेंचर्स क्या होता है। जब कंपनी को अपन कुछ पैसा देते हैं और जब बिजनेस के ऑनर आउटसाइडर बन जाता है, तो उसे बोलते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं, और वहां पर आपको उसके बदले एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट जो रेट है उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो उसने कंपनी के एक तो कैश दिया उसको कंपनी को, साथ ही साथ डिबेंचर्स उसने खरीद लिया, ठीक है। तो डिबेंचर्स उसने खरीदे 10,000 पाउंड्स के, ठीक है। और उसने कंपनी के शेयर्स भी खरीदे, उसने कंपनी के शेयर खरीदे 20,000 पाउंड्स के, ठीक है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, सैलमन एक यूके का पर्सन था, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, सोल ट्रेड का, बूट का बिजनेस स्टार्ट किया। उसने कुछ टाइम पीरियड के बाद उस बिजनेस को क्लोज कर दिया और कन्वर्ट कर दिया किसमें, कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी के अंदर, कुछ पैसा कैश में दिया, दैट इज 9,000 पाउंड्स कैश में दिया। डिबेंचर्स ले लिए उसने 10,000 पाउंड्स के, और शेयर्स खरीद लिए उसने 20,000 पाउंड्स के, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए कंपनी चली, उसके बाद क्या हुआ, कंपनी लॉसेज में आ गई, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के बाद कंपनी हैवी लॉसेज में आ गई, और लॉसेज में आने की वजह से कंपनी को क्लोज करना पड़ा, ठीक है। तो जैसे कंपनी लॉस में आएगी, हैवी लॉसेज में आएगी, तो कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा। और जब क्लोज होगा बिजनेस, तो उसमें जो पेमेंट किया जाएगा वो पहले किसे किया जाता है, आउटसाइडर्स को या ऑनर्स को, आउटसाइडर्स को, ठीक है। तो जब कंपनी को क्लोज किया गया, तो सबसे पहले क्लोज करने पे क्या होता है, आप क्या सोल्ड करते हो, उसके एसेट्स को। तो एसेट को बेचने पर कंपनी ने कितना रिलाइज किया, 8,000 पाउंड्स रिलाइज किया, ठीक है। तो क्या हुआ, कंपनी हैवी लॉसेज में आई कुछ टाइम पीरियड के बाद, और उस लॉसेज की वजह से कंपनी को क्लोज करना पड़ा। क्लोज करने पर उसने एसेट को बेचा कंपनी के, और कंपनी के एसेट को बेचने पर कितना रिलाइज हो पाया, सिर्फ 8,000 पाउंड्स रिलाइज हो पाया। उस केस में यहाँ पर क्या हुआ, जितना भी पैसा रिलाइज हुआ 8,000 पाउंड्स, वो सारा का सारा किसे मिल गया, सैलमन को मिल गया, ठीक है। सैलमन को मिल गया सारा का सारा पैसा, और जितने भी क्रेडिटर्स थे उनको कुछ भी नहीं मिला, जितने भी क्रेडिटर्स थे उनको 0 रुपये मिला। तो इस केस में क्रेडिटर्स ने क्या किया, क्रेडिटर्स चले गए कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे उन लोगों ने केस फाइल किया कि सर जो 8,000 पाउंड है वो पैसा हमको भी मिलना चाहिए। इन दैट केस जो डिसीजन आया वो ये आया, सर पहली चीज़, एक चीज़ समझना, जो डिबेंचर्स होता है सर वो सिक्योर होता है, जो क्रेडिटर्स होता है वो अनसिक्योर्ड थे। इस केस में पहले जो पेमेंट किया जाता है वो सिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको किया जाता है। इन दैट केस डिबेंचर वालों को पहले पेमेंट किया जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ बच जाता है तो वो क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर डिबेंचर उसने सलमान ने कितने के ले रखे थे, 10,000 के, और जो क्लोज होने के बाद असेट को बेचने पर कितना मिला, 8,000। तो अल्टीमेट पूरा का पूरा पेमेंट किससे हो गया, सैलमन को। इसका मतलब जो बिजनेस के क्रिएटर थे उनको कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ सामने आया कि क्रिएटर्स ने जब वहाँ पर कोर्ट में गए, तो उस केस में उन्होंने बोला कि सर ये जो पेमेंट हो रहा है 8,000 का,
वो इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि सेलमन को पता था ये चीज़ पहले से कि सर अगर बिजनेस लॉस में जाएगा, बिजनेस बंद होगा, तो पूरा का पूरा पेमेंट मेरे को ही होना है, क्योंकि मैंने डिबेंचर्स ले रखे हैं। तो इस केस में उन्होंने बोला कि सर सेलमन और कंपनी दोनों एक है। मतलब क्रेडिटर्स ने कोर्ट में गए, उन लोगों ने बोला कि सर यहाँ पर जो सेलमन था और जो कंपनी था दोनों एक ही है, ठीक है। क्योंकि उसको पता था, क्योंकि सारा का सारा पेमेंट किससे हो गया, अल्टीमेट सेलमन को हो गया। तो क्रेडिटर लोगों ने क्या बोला, क्रेडिटर्स ने बोला कि सर यहाँ पे जो सेलमन था और जो कंपनी था दोनों एक ही पर्सन है। बट कंपनी ने बोला कि जो कंपनी हो जो कोर्ट जो है उसने बोला कि जो कंपनी होती है वो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर जो सेलमन था वो एक अलग पर्सन था और जो कंपनी था वो अलग पर्सन था, और जो इन लोगों ने पेमेंट किया, दैट इज कंपनी ने जो पेमेंट किया वो वैलिड था, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दोनों के बीच में क्या होता है, एक सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है, कॉर्पोरेट व्हील होता है। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है, कंपनी के मेंबर और कंपनी के बीच में क्या होता है, एक फिक्टिशियस व्हील होता है जो दोनों को अलग कर रहा होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में क्या होता है, कॉर्पोरेट व्हील होता है, दैट इज अ फिक्टिशियस व्हील होता है जो क्या करता है, दोनों को अलग अलग करता है, ठीक है। लेकिन सर कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाता है। लिफ्ट का मतलब दोनों को सेम मान लिया जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाए, अगर कुछ भी गलत हो रहा हो और कंपनी कोर्ट को लगता है कि ये गलत था, डिसीजन गलत था, तो इस केस में इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट का मतलब कि अब यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने का मतलब होता है सेलमन और कंपनी दोनों एक है। लेकिन इस जजमेंट के अंदर, इस केस में ये जजमेंट आया कि सेलमन अलग है, कंपनी अलग है, और जो कंपनी ने पेमेंट किया सेलमन को वो वैलिड था। क्यों? क्योंकि कंपनी अलग और सेलमन अलग है, दोनों एक होते तब तो जो क्रेडिटर्स का जो केस था उन्होंने फाइल किया था वो वैलिड था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि सेलमन अलग है और कंपनी अलग है, दैट्स वाई जो इसका पेमेंट हुआ 8,000 सेलमन को वो एकदम वैलिड था, ठीक है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग एक पर्सन नहीं है, ठीक है। तो ये केस था जिस वजह से ये कॉन्सेप्ट आया, कौन सा वाला, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि कंपनी अलग होती है और कंपनी का मेंबर अलग होता है, ठीक है। तो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या, कंपनी इज अ जुरिस्टिक पर्सन, लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, दैट्स वाई कंपनी के खुद के राइट्स हो सकते हैं, खुद की लाइबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है ना वो लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी, मतलब कि वो हमेशा चलती रहेगी। लॉन्ग टर्म सही नहीं होगा, मतलब कि कंपनी जो है वो हमेशा चलती रहेगी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कंपनी के अंदर, अगर कंपनी के अंदर 3 लोग थे, ए बी एंड सी, ठीक है, ये 3 मेंबर्स थे कंपनी के अंदर। अगर कंपनी के अंदर ए और बी जो है उनकी डेथ हो जाती है और जो सी था वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब पता है आपको, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब एसेट्स कम हो जाती है लाइबिलिटी से, ठीक है, मतलब कि वो अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं कर सकता अपने एसेट के थ्रू, तो उस केस में उसे बोलते हैं अपन वो इंसॉल्वेंट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी चले गए, यहाँ से बी इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या सर इस केस में क्या कंपनी बंद हो जाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन है, उसके मेंबर्स अलग पर्सन है, कंपनी को खुद एक लीगल पर्सन माना जाता है, ठीक है। दैट्स वाई कंपनी के मेंबर्स की अगर डेथ है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के ऊपर, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है परपेचुअल सक्सेशन का, जो क्या बोलता है, डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी डज नॉट अफेक्ट द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, doesn't affect द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब कि कभी भी जो डेथ होगी किसी मेंबर की या किसी भी मेंबर को इंसॉल्वेंसी हो जाएगा तो उस केस में कंपनी की लाइफ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड इट्स लाइफ डजंट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर, मतलब कंपनी की जो लाइफ है कभी भी कंपनी के मेंबर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। उसकी वो अलग पर्सन है, उसका लाइफ अलग चलेगा, ठीक है, तो उसका लाइफ जो है अब कंपनी के मेंबर्स के ऊपर डिपेंड कभी नहीं होगी। और एक ऑथर है उसने बोला था कि एज पर द डेविड ग्रोवर, वो क्या बोला है, मेंबर्स में कम एंड गो
मेंबर्स आते जाएंगे जाते रहेंगे, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। तो दिस इज अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब सिंपल सा अगर क्रक्स बोला जाए तो कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कंपनी के मेंबर्स के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होगा, मतलब कंपनी के मेंबर्स की जैसे डेथ हो या वो इंसॉल्वेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज अ कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है सर? देखो, कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कभी भी खुद से काम नहीं करती, बल्कि उसके बिहाफ पर उसका ऑनर काम करता है, उसके मैनेजमेंट काम करता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जो कंपनी है उसके बिहाफ पर कौन कौन काम करता है? उसका मैनेजमेंट, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका ऑनर्स, ठीक है। तो जो भी डिसीजन होता है वो कौन लेता है? उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट ही लेता है। लेकिन अभी अपन ने समझा कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग, तो सर अभी जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है, लेकिन उसके बिहाफ पर डिसीजन कौन लेगा? क्योंकि कंपनी खुद तो डिसीजन लेगी नहीं, तो कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन कौन लेता है? कंपनी के मेंबर्स लेते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट लेते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। लेकिन सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड था, ठीक है, उसमें कोई उसका जो मैनेजमेंट था उसने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया बी लिमिटेड से, ठीक है। इस केस में यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में हुआ? मैनेजमेंट के बीच में या फिर कंपनी के बीच में? अगर बी लिमिटेड की बात की जाए तो बी लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के साथ हुआ है या फिर ए लिमिटेड के साथ हुआ है? ए लिमिटेड के साथ हुआ है। मैनेजमेंट तो काम कर रहा है सर, मैनेजमेंट तो ए लिमिटेड की बिहाफ पर काम कर रहा है, तो इस केस में ए लिमिट का साइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? जब वो ऑथोराइज्ड होगा, और ऑथोराइज होने के लिए सर साइन करना जरूरी है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होना जरूरी है जिससे कि वो ऑथोराइज हो सके। तो सर क्या ए लिमिटेड एक पर्सन है, अपन जानते हैं, लेकिन क्या वो सर साइन कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस केस में डिसीजन तो मैनेजमेंट लेगा, लेकिन अप्रूवल किसको देनी पड़ेगी? कंपनी को देनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी साइन नहीं कर सकता। दैट्स वाई कंपनी के लिए एक अलग से सील बनाई जाती है, दैट इज कॉमन सील। मतलब कंपनी के बिहाफ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, उसके ऊपर वो कॉमन सील लगाई जाती है, और जिसके थ्रू वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है? अप्रूव्ड हो जाता है। मतलब कि अब उसके लिए अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है, कोई भी एसेट अराइज होती है, तो वो कंपनी की होगी, ना कि उसके मैनेजमेंट की होगी, ठीक है। तो दैट इज कॉमन सील। कॉमन सील का सिंपल सा फंडा ये है कि जब भी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बिहाफ पर जो डिसीजन लेता है वो उसका मैनेजमेंट लेता है, लेकिन सर उसको अप्रूव कौन करता है? कंपनी करता है। लेकिन कंपनी एक लीगल पर्सन है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट्स वाई वो अप्रूव नहीं कर सकती। दैट्स वाई वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट इज कॉमन सील। मतलब कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कंपनी के नाम से जो सील बनाई गई है वो अफिक्स कर दी जाती है, देन वो अप्रूव मान लिया जाता है, और उसके रेस्पेक्ट में जो भी एसेट लायबिलिटी क्रिएट होती है वो मैनेजमेंट की ना होकर कंपनी की बनती है, ठीक है। ओके, तो देखना पड़ता है कॉमन सील क्या है सर। कॉमन सील इट इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, मतलब कंपनी खुद साइन नहीं कर सकती। दैट्स वाई कंपनी के लिए क्या होती है? कॉमन सील होती है, जो अफिक्स की जाती है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉमन सील इज अफिक्स्ड ऑन दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। मतलब जो भी कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, उनके बिहाफ पर, जो मैनेजमेंट के बिहाफ पर क्या होता है, वहां पर साइन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि कंपनी साइन नहीं कर सकती। दैट्स वाई कॉमन सील को वहां पर अफिक्स्ड कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, देन वो अप्रूव हो जाता है, और जो भी लाइबिलिटी या एसेट अराइज होती है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो कंपनी के नाम से होती है, ना कि उसके मैनेजमेंट के नाम से होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ कॉमन सील, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड अपॉन। इसका मतलब क्या होता है? सू का मतलब होता है सर केस करना। मतलब कि देखो, आपको जैसे पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसको एक पर्सन का दर्जा मिला हुआ है, मतलब कि उसको एक पर्सन माना जाता है, कि लीगल पर्सन है वो। तो सर जो पर्सन होता है उसके ऊपर कोई मुकदमा भी कर सकता है, और वो भी किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कंपनी की। तो कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड इट कैन बी सू, वो किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती है, एंड बी सूड अपॉन, और इसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है इन इट्स ओन नेम, उसके खुद के नाम से, ठीक है। तो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी जो होती है वो सू भी कर सकती है एंड बी सूड अपॉन, उसके ऊपर भी कोई विवाद मुकदमा कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। एंड लास्ट
सेपरेट प्रॉपर्टी, देखो कंपनी एक लीगल पर्सन है और कंपनी के नाम पर खुद क्या कर सकती है, खुद के राइट्स होते हैं, खुद की लाइबिलिटी होती है। दैट्स वाई कंपनी जो है अपने नाम से एसेट को होल्ड भी कर सकती है और उसको ट्रांसफर भी कर सकती है, ठीक है। तो दैट इज कंपनी की एक और क्या कैरेक्टरिस्टिक हुई, कंपनी कैन होल्ड ओन और ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। खुद के नाम से कंपनी क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर सकती है। जिस तरीके से अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं खुद के नाम से, वैसे ही कंपनी भी क्या खरीद सकती है खुद के नाम से प्रॉपर्टी। आंसर इज यस। वो क्या कर सकती है, कंपनी कैन होल्ड कर सकती है खुद के नाम से प्रॉपर्टी को और ट्रांसफर भी कर सकती है सर प्रॉपर्टी को, ठीक है, खुद के नाम से। एंड दूसरी चीज, मेंबर ऑफ द कंपनी डजंट हैव एनी राइट ओवर द कंपनीज प्रॉपर्टी। तो जैसा कि अपन को पता है कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर्स अलग, तो सर उस केस में कंपनी के नाम से अगर कोई असेट ली गई तो कंपनी के नाम से होगी ना वो, उसके ऊपर किसी तरीके से कोई भी राइट नहीं होगा उसके मेंबर्स का। तो वही बोला गया है कि मेंबर ऑफ कंपनी डू नॉट हैव एनी राइट ओवर द कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर कंपनी के मेंबर्स का किसी भी तरीके से कोई भी हक नहीं होगा। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। सेपरेट प्रॉपर्टी, तो कंपनी क्या कर सकती है, खुद के नाम से होल्ड कर सकती है उस प्रॉपर्टी को, एज वेल एज वो ट्रांसफर भी कर सकती है अगर वो ट्रांसफर करना चाहे खुद के नाम से, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। इसके अलावा ही बहुत सारी होती है बट अपन ने सेलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक देखा जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब क्या, कंपनी कैन होल्ड ओन एंड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी it's in its own name and member of the company do not have any right over the company's property। कंपनी के जो मेंबर्स है उनका किसी भी तरीके से कोई भी राइट नहीं होगा कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कंपनी के टाइप्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर।